So, Dr. Pankaj, welcome to the podcast with Gaurav. एंड सबसे पहली चीज मैं जानना चाहूंगा, आईएएस बनने के बाद लाइफ क्या बदल गई है और किस तरह बदली है? नमस्कार भाऊ। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया आपके पॉडकास्ट में। और यह मेरे लिए काफी नोस्टैल्जिक मोमेंट है कि मेरे स्कूल सीनियर फ्रॉम नवोदय विद्यालय, एंड वो भी स्कूल कैप्टन थे, मैं भी स्कूल कैप्टन। तो राइट नाउ आई एम फीलिंग दैट इट्स अ डेजावू मोमेंट, सो बिट नोस्टैल्जिक फॉर मी। सो ओके। भाऊ, आपके प्रश्न पर आते हुए मुझे यह लग रहा है कि यह जो भावना है आईएएस बनने के बाद, डेफिनेटली अभी भी कभी कभी बिलीव नहीं होता और भरोसा नहीं होता कि जो मेरा सपना था, मेरा ड्रीम था, वो मैंने अचीव कर लिया है। लेकिन ऑनेस्टली कहूँ तो कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास भी होते जा रहा है कि मैं एक नए पब्लिक सर्विस प्लेटफॉर्म में कदम रखने जा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे डिसीजंस का इम्पैक्ट होगा। और कहीं ना कहीं एक पर्सनल लेवल पे भी मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहूंगा। तो यह भावना है मेरे मन में अभी उमड़ रही है आईएएस बनने के बाद। ओके, ग्रेट। सो एक नया फेज स्टार्ट होगा। सो यस। बिकॉज पहले आपने एमबीबीएस कंप्लीट किया एंड देन नाउ यू बिकम आईएएस। सो जब आप स्कूल में थे तो क्या आपका एम आईएएस बनना पहले से तय था दिमाग में, या पहले था कि डॉक्टर बनना है एंड फिर एमबी मेडिकल में एंट्री करने के बाद आपको लगा कि हाँ आईएएस भी बन सकते हैं? तो क्या था, आईएएस या एमबीबीएस? पहला सबसे पहला थॉट क्या था दिमाग भाऊ, सबसे पहले थॉट तो बाकी जो स्टूडेंट्स रहते हैं उन्हीं के जैसा ही था कि एक लर्निंग प्रोसेस था, और जैसे आपका भी साथ हुआ होगा कि अपने ड्रीम्स चेंज होते रहते थे, कभी में? साइंटिस्ट, कभी प्लेयर, कभी एथलीट, कभी आईएएस, डेफिनेटली वो भी एक बैकअप माइंड था, और कभी डॉक्टर। लेकिन कहीं ना कहीं नवोदय की जो हैबिट थी, न्यूज़पेपर रीडिंग, एक्स्ट्रा करेक्ट। करिकुलर एक्टिविटीज, तो बैकअप माइंड ये मेरे पहले से था भाऊ कि एक अलग प्लेटफॉर्म अपने को चुनना है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं श्योर नहीं था, फर्म नहीं था। इसलिए मैंने जो मेरे ट्वेल्थ है उसके बाद मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हुए हमें ज्यादा ऑप्शंस का पता भी नहीं रहता, केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग। और मैं दोनों मैथ्स और बायोलॉजी में अच्छा था, तो एक टॉपर स्टूडेंट के होने के नाते मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। लेकिन जो यूपीएससी और आईएएस का जो सपना है वह और फर्म होते गया मेरे एमबीबीएस के दौरान, जहाँ पे हमने विविध हेल्थ कैंप्स किए, नए नए ऑफिसर्स से मिले। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक वन वन ऑफ द मोमेंट नहीं था, इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टुगेदर। ओके। सो मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट नहीं था, बट यस। इवेंट्स थे जो आपको धीरे धीरे कल्टिवेट करते गए कि हाँ आपको आईएएस की जर्नी यस। स्टार्ट करनी है। सो डॉक्टर पंकज, ये जो हमारा पॉडकास्ट रहेगा या फिर हमारा जो कन्वर्सेशन रहेगा, मैं चाहूंगा, बिकॉज कई जगह पे आपने आपके स्पीचेस में और आपके जो इंटरव्यूज में आपने आपके बारे में बताया है, सो मोस्ट ऑफ पीपल नो मोर अबाउट यू। बट यस। मैं चाहूंगा कि इस पॉडकास्ट के दौरान जो भी पेरेंट्स, तो दो लोगों के लिए हम चाहते हैं कि कन्वर्सेशन हो। तो पहली चीज तो जो भी पेरेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो उनको एक अंदाजा लगे, बिकॉज अभी भी दो बहुत सारी वीडियोस आती है, यस। सोशल मीडिया पे डिटेल्स आते हैं, पॉडकास्टिंग आते हैं, बट फिर भी मेजोरिटी ऑफ पीपल सिर्फ पता है कि हाँ आईएएस है, एक एग्जाम है, यूपीएससी की आईएएस एग्जाम है। तो वो पूरी जर्नी किस तरह से होती है वो सारे पेरेंट्स को पता चले। बिकॉज यस। हमने देखा है जब मिडिल क्लास फैमिली में जो लोग होते हैं, तो हमेशा जो एक, अगर कोई स्कूल में या फिर बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है, यस। हमेशा ऐसे देखा जाता है कि यार तू कलेक्टर बन जा, यस। या फिर तू है ना, तू आईएएस बन जा, तू यस। यूपीएससी की तैयारी कर, तो हो जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। इट इज नॉट, बट आई नो कि ये इस तरह से नहीं होता, नहीं इट इज होता। कंप्लीट डिफरेंट। तो मैं चाहता हूँ कि वो पेरेंट्स को अवेयरनेस है। सेकंड, जो बच्चे अभी दिमाग में सोच रहे हैं कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है या आईएएस बनना है, उनके लिए भी हम कुछ इंसाइट दे सके। श्योर तो श्योर। इसी के अराउंड हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसी कड़ी में सबसे पहला जो प्रश्न आता है दिमाग में कि आईएएस और आईपीएस, ठीक है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग नहीं, सबसे हाउ हाउ डू यू चूज कि आपको आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है? आई थिंक एग्जाम तो एक ही होती है। यस। श्योर। सो आपने काफी गहराई वाला सवाल पूछा है भाऊ। तो एग्जाम तो एक ही है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रपोज किया है कि ये दो एलिट सर्विसेज को चुने।
लेकिन ओके। जो चॉइसेस है उसके फैक्टर्स काफी लेवल पे है। जैसे कि फर्स्ट फैक्टर इज द योर पर्सनल चॉइस। जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स है, जैसे AR-13 होके उन्हें IAS मिला था, फिर भी IPS चुना है क्योंकि उनका पैशन था, एक वर्दी के लिए, यूनिफॉर्म के लिए, एक उनको प्राइड था। तो फर्स्ट फैक्टर इज पर्सनल चॉइस। सेकंड फैक्टर इज रैंकिंग इन दैट यूनियन पब्लिक सर्विस रिजल्ट्स, यूपीएससी जो फाइनल रिजल्ट होता है उसके रैंकिंग के भरोसे पे। और थर्ड फैक्टर है उसमें वैकेंसीज अवेलेबल जो है। जैसे IAS की 180 वैकेंसीज हर साल निकलती है, और इंडियन पुलिस सर्विस जो IPS है, तो इनकी भी अलग अलग वैकेंसीज चेंज होती रहती है एज पर द डिमांड ऑफ स्टेट्स। तो इनमें तीन फैक्टर है। जो फर्स्ट वन इज द पर्सनल फैक्टर, सेकंड वन इज द यूपीएससी रैंकिंग फैक्टर, एंड थर्ड वन इज द वैकेंसी फैक्टर। बट लास्टली मैं ये कंक्लूड करना चाहूंगा भाऊ कि दोनों सर्विस काफी अच्छी है और एक बड़ा कैनवास प्रोवाइड करती है पब्लिक सर्विस के लिए। ओके। ओके। और तो जैसे अभी मैं मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, या फिर मैं जस्ट 12वीं पास आउट हुआ हूँ एंड मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, और मुझे दिमाग में थॉट है कि हाँ मुझे यूपीएससी में जाना है या फिर इस क्षेत्र में करियर बनाना है, हम्म। सिविल सर्विसेज में स्पेसिफिकली। तो वो जो स्टूडेंट जैसे या फिर जो बच्चा, जब जब उसके दिमाग में ये बीज बोया जाता है कि तुझे आईएएस बनना है, उस लेवल से लेके टिल आईएएस की ओथ लेने तक की जो जर्नी होती है, थ्रू किस किस पड़ाव से वो गुजरता है, किस किस एग्जामिनेशंस को देना होता है, किस तरह का पैटर्न होता है, और कितने स्टेप्स होते हैं जो उसे कंप्लीट करने होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। अच्छा। तो काफी बार सोशल मीडिया के द्वारा एक सतही लेवल पे, जिसे हम सरफेसियल लेवल कहते हैं, वहां तक ही जानकारी काफी स्टूडेंट्स को पता होती है। तो यस। काफी बार पोटेंशियल रहने के बावजूद भी वो उस फॉर्म को, एग्जाम को जान नहीं पाते। तो आपके क्वेश्चन पे आते हुए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस की जो एग्जाम है यूपीएससी, वह 3 स्टेजेस में होती है। तो फर्स्ट स्टेज रहती है प्रीलिम्स, जो MCQ पैटर्न बेस्ड रहती है, जिसमें बहुआयामी प्रश्न रहते हैं, और हमें उसमें से चुनना रहता है। और उसमें 2 पेपर रहते हैं भाऊ। जैसे फर्स्ट पेपर रहेगा जनरल स्टडीज का, जिसमें सो एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगा। सो जो जब एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड करते हैं, तब ये डिसाइडेड नहीं होता कि मुझे आईएएस करना है, आईपीएस करना है, कुछ एक सिंपल कॉमन एग्जाम के लिए हम लोग रजिस्टर करते हैं, यस, राइट? यस, यस। ओके, तो आप कोई क्लियर नहीं था, आप सिंपल एक एग्जाम के रजिस्टर्ड करते हो। बिल्कुल, बिल्कुल, ओके। बिल्कुल। ओके, गो लेकिन अहेड। हाँ, लेकिन बैक ऑफ माइंड आइडिया रहता है हर स्टूडेंट्स को। जैसे ओके। मेरा फ्रेंड है, तो ही गॉट बाय बाय चॉइस ही चूज इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एम्बेसडर्स के लिए। ओके। तो आपके क्वेश्चन पे आते हुए भाऊ, तो इसमें 2 पेपर रहेंगे जनरल नॉलेज का, पहला पेपर प्रीलिम्स में, और सेकंड रहेगा सीसैट, दैट इज एप्टीट्यूड पेपर, वेयर मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश आपका टेस्ट होगा। यह रहा पहला पड़ाव, जिसमें लगभग 10 से 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, और 6 से 7 लाख लोग एग्जाम्स देते हैं। Yes. फिर सेकंड पड़ाव, इसमें से फिर 13,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे, और वह मेंस का पेपर लिखेंगे, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो यह सबसे हार्डेस्ट स्टेज माना जाता है यूपीएससी के जर्नी में। आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट या टॉपर्स को आप पूछिए, तो इसमें कंटिन्यू 6 दिन हमें 6 घंटे पेपर लिखना है। 1 घंटे के गैप में, मतलब एक दिन में 2 पेपर। तो यह नॉट जस्ट इट्स अबाउट मेंटल एबिलिटी, बट इट्स अबाउट योर फिजिकल इंडोरेंस ऑल्सो। तो यस। इसीलिए हाँ, तो इसी में अपने को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एसे, एथिक्स, से कॉमन रहेगा। लेकिन ओके। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें चुनना पड़ता है। जैसे मैंने एंथ्रोपोलॉजी चूज किया था, कोई सिविल इंजीनियरिंग चूज करेगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग चूज करेगा, और कोई सोशोलॉजी करेगा। तो जो जिसको चॉइस है, वो 500 मार्क्स के लिए ऑप्शनल पेपर चूज करेगा। इसके बाद 13,000 बच्चों ने मेंस लिखा, और उसके बाद 3,000 बच्चे लगभग इंटरव्यू देंगे, और उसमें ओके। से फाइनल लिस्ट 1,000 बच्चों की निकलेगी। तो यह ऐसे 3 स्टेजेस में बांटी हुई एग्जाम है। ये आपके प्रश्न का एक हिस्सा हुआ। दूसरे हिस्से पर जब हम आए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स खुद को देखना चाहता है अपने करियर में, एक खुद को एज IAS, IRS, IPS, तो उसकी जो जर्नी आपने पूछा था उससे पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स को, कि उसे कैसा सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि
डोंट फोकस एग्जैक्टली ऑन द एंड पॉइंट पे नहीं सोचना है, वी हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। तो वो स्टेप बाय स्टेप होगा, एक दिन का ये जर्नी नहीं है, क्योंकि एग्जाम खुद एक साल लेती है, हमें याद रखना होगा। तो हाँ। हाँ, तो इसके लिए हमें बेस बनाना पड़ेगा। तो मैं जब अपनी जर्नी को रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ, तो मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि जो हमारी हैबिट थी, जैसे आप भी नवोदय में थे भाऊ, तो हम 4 से 5 न्यूज़पेपर पढ़ लेते थे जब हमें ब्रेक टाइम मिलता था। तो कहीं ना कहीं वो जो अपना करंट अफेयर्स है, थॉट प्रोसेस है, और एक इशू को एक मल्टीपल फैसेट्स पर्सपेक्टिव में देखने का जो थॉट प्रोसेस है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग मुझे लगता है इंस्टिंक्ट एंड इंट्यूशन, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने 3 अटेम्प्ट दिए और मैंने तीनों में प्रीलिम्स 100 के ऊपर मार्क्स लाके ही किया है, जबकि कट ऑफ 85 80s के में रहता था। तो मुझे लगता है कि जो कॉमन सेंस विच इज नॉट दैट कॉमन ऐसा कहते हैं, तो उसको स्टूडेंट्स को डेवलप करना होगा। वो कैसे होगा? क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मुझे लगता है सबसे पहले हमें डेवलप करनी पड़ेगी कि हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्यों हो रहा है। तो ये क्वेश्चनिंग और क्यूरियोसिटी हमें पूछना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा रोल 2 पर्सन का मुझे लगता है। द फर्स्ट वन, पेरेंट्स। उन्हें अपने जो पेरेंटिंग है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि दे शुड बी कंफर्टेबल इन आस्किंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला ये। और सेकंड, जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर रहेंगे वो रहेंगे हमारे टीचर्स। तो उन्हें ऐसा टीचिंग हैबिट्स, नॉट जस्ट थेरोटिकल बेस्ड, बट प्रैक्टिकली उनको अवेयर करना पड़ेगा कि ये डायरेक्शन भी हम सोच सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन है, तो यूपीएससी, हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं आपके कि ये तो बैक ऑफ माइंड हो गया, लेकिन एक अगर प्रैग्मेटिकली देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें, तो सबसे पहले आप 12th कीजिए अच्छे से। आई थिंक यू शुड कॉन्सेप्ट शुड बी फंडामेंटली स्ट्रांग, क्योंकि बहुत बार हम अनअवेयर रहते हैं। सेकेंडली मुझे लगता है ग्रेजुएशन आप अच्छे से कीजिए, क्योंकि यूपीएससी का मिनिमम क्वालिफिकेशन ही ग्रेजुएशन है। तो उसमें भी आप कोई भी फील्ड में कर सकते हैं। जैसे मेरे काफी फ्रेंड्स सेंट स्टीफन से है, डीयू से है, काफी जनों ने बीए किया है, एमबीबीएस से है, आईआईटी से है। तो फिर एक वाइडर कैनवास। तो यूपीएससी का ब्यूटी, टू कंक्लूडिंग योर क्वेश्चन, तो यूपीएससी का ब्यूटी ही वही है भाऊ, कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आइए, आप किसी भी ग्रेजुएशन से आइए, बस आप में वो फाइट करने का एक जज्बा चाहिए। तो आई थिंक यू आर गुड टू गो। ओके। और अगर हमने देखा है कि जब मैंने भी कुछ रिजल्ट्स देखे या फिर जब भी लिस्ट आती है, तो मैक्सिमम टाइम ये पाया जाता है कि जो टॉप 100 रैंकर्स होते हैं या जो टॉप रैंकर्स होते हैं, वो मैक्सिमम आइदर दे विल बी फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड और इंजीनियरिंग फ्रॉम प्रीमियर कॉलेज लाइक आईआईटी, लाइक दैट। तो ऐसा आपको ऐसी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? क्या लगता है आपको? यस, एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन है वो काफी कॉम्प्रेहेंसिव है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल क्वेश्चन लगता है मुझे। इसका मुझे अगर रीजन देना चाहूँ, तो मुझे लगता है कि एक रीजन ये हो सकता है कि उन्हें एमसीक्यू सॉल्विंग अप्रोच काफी ज्यादा रहती है। जैसे मैंने पीएमटी नीट दिया है, तो काफी बार एमसीक्यू सॉल्विंग का इंट्यूशन डेवलप हो गया है मेरा। सेकेंडली जो आईआईटी जेई एडवांस और मेंस देते हैं, उन्हें भी एमसीक्यू सॉल्विंग का काफी एक्सपीरियंस आ जाता है। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है भाऊ कि बहुत बार जो स्टूडेंट्स है, वो कोई ऑप्शन ना होने के बावजूद, मतलब उनका फंडामेंटल लर्निंग कैपेसिटी ही ज्यादा होता है, इसलिए दे आर आइदर चूजिंग मेडिकल और आईआईटी। हाउएवर, हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो टॉपर्स अभी आ रहे हैं, वो नॉन आईआईटीएन बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं। जैसे जो हमारी टॉपर है शक्ति दुबे, AR1, शी इज फ्रॉम नॉन आईआईटीएन बैकग्राउंड। इसके पहले जो इशिता किशोर मैम थे, वो भी आईआईटी नहीं थे। बट हाँ, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि जो यूपीएससी का डाटा भी है कि जो 60 to 70% जो टॉप 100 में आ रहे हैं, वो दे आर आइदर फ्रॉम आईआईटीज और एमबीबीएस। ओके। सो यस, तो अभी जैसे आपने बताया कि ये जर्नी बहुत लंबी होती है, इवन राइट यस। फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन, रजिस्ट्रेशन, देन अपीयरिंग इन द एग्जाम्स, प्रीलिम, मेंस एंड देन फाइनल इंटरव्यू एंड देन वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। सो ये पूरा जो जर्नी होता है, तो देर आर मेनी चांसेस, चांसेस नहीं, ये तो होता ही है कि यस। डिस्ट्रैक्शन हो। ठीक ट्रू। है। तो एक एन इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल, हाउ कैन वन बी फोकस्ड, कि हम फोकस्ड किस तरह से रह सकते हैं? बिकॉज सी, अगर ये पूरी जर्नी है ना, तो जैसे 1 साल के ऑलमोस्ट पकड़ के चलते हैं, अगर एक पूरा साइकिल कंप्लीट करना है तो ऑलमोस्ट 1 ईयर। सो ड्यूरिंग दिस 1 ईयर और 2.5 ईयर, आप
के कभी अप रहेगा, कभी लो रहेगा, कभी अप रहेगा, कभी लो रहेगा। इसी बीच यस फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो जाएंगी, ठीक है, या फिर आपके आज आजू बाजू आप जब जब भी किसी से मिलते हो तो कुछ इनपुट्स आएंगे, कुछ अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे। तो बिल्कुल। इस पूरी जर्नी में एक स्टेबल माइंडसेट के साथ किस तरह से कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है? भाऊ ये क्वेश्चन काफी ज्यादा रिलेवेंट है मुझे लगता है इन द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल एरा वेयर आवर अटेंशन स्पैन इतना कम हो चुका है कि करेक्ट। हम शॉर्ट्स एंड रील्स में बिजी है। तो जो मुझे उसमें भी लगता है इसका, यस उसमें भी प्लीज। उसमें भी इंस्टाग्राम का क्राइटेरिया है कि 3 सेकंड। यस कितने यस लोगों ने 3 सेकंड एग्जैक्टली। से ज्यादा ऊपर देखा है आपका रील? यस दैट्स वो द वो अल्गोरिदम। अल्गोरिथम मॉनिटर कर रहा है, मीन्स 3 सेकंड से भी कम हमारा टाइम अटेंशन स्पैन हो अटेंशन चुका है। स्पैन, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो बीइंग अ डॉक्टर मैं इसमें अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा गौरव हो। मुझे लगता है जो ईक्यू है, अपन आईक्यू जो इंटेलिजेंस क्वोशंट है उस पर ध्यान दे रहे हैं एंड अवर एकेडमिक सिनारियो एटमोस्फियर इज आल्सो फोकसिंग ऑन दैट। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो ईक्यू है, इमोशनल क्वोशंट, हम उस पर थोड़ा पिछड़ रहे हैं। T-shirt। यस। तो मुझे लगता है जो अगर डिस्ट्रैक्शन जो आ रहे हैं अगर उन्हें हमें टैकल करना है तो ईक्यू हमें करना पड़ेगा। तो उसके जो फैसेट्स है, सेल्फ अवेयरनेस कि हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, मोटिवेशन क्या है, और जो हमारा पेरेंटल सपोर्ट है, ये जो मल्टीपल फैक्टर्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डिस्ट्रैक्शन का सेकंड अगर हम और लेवल पे जाए तो हमें यह दिखता है कि एक हार्मोनल फैक्टर भी उसमें डेफिनेटली है, क्योंकि यू आर इन द एज ऑफ अर्ली 20s एंड देयर आर सर्टेन हार्मोनल इंटरप्ले एंड केमिकल बैलेंसेस आर प्लेइंग आउट। तो डेफिनेटली वो भी एक ये रहता है। और थर्डली मुझे लगता है आइसोलेशन जो फैक्टर है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि बहुत बार हम देखते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट खुद को एक रूम में 10 बाय 10 के बंद कर देते हैं। उनका सोशल लाइफ कट ऑफ हो जाता है, उनके फ्रेंड्स कट ऑफ हो जाते हैं। मतलब कई बार हम एग्जाम को लाइफ से इक्वेट कर देते हैं एंड आई थिंक प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर मैं ये करना चाहूंगा कि यू हैव टू लर्न हाउ टू बैलेंस द थिंग्स, यू नो। एक्सट्रीम्स में नहीं जाना आपने। एक गोल्डन मीन का कंसेप्ट है, या फिर गौतम बुद्धा का एक मध्यम मार्ग का एक जो कंसेप्ट है कि सभी चीजें अपने को करनी है, कि उसका प्रपोर्शन क्या रहेगा। आई थिंक दैट्स द वे अहेड। जैसे मैं खुद का पर्सनल एग्जांपल अगर दूं तो मैं स्टडीज तो 8 to 10 आवर्स प्रोडक्टिवली करता था, प्रॉपर स्लीप लेता था। लेकिन जो मेरी अदर हॉबीज है, बीट प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, वॉकिंग इन द गार्डन, टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स, पेरेंट्स, आई थिंक ये सब डिस्ट्रैक्शन लग सकते हैं जो कोई अगर सिर्फ यूपीएससी पढ़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रिफ्रेशिंग एलिमेंट है जो मेरे बर्नआउट को रोक रहे हैं। तो हमें एक फाइन बैलेंस चल के अपनी जर्नी को नेविगेट करना है। करेक्ट, मीन्स आपके साथ मतलब जितना आपका प्रोडक्टिव टाइम है फॉर स्टडीज वो तो आपको देना यस ही है, साथ ही साथ आपको इस तरह से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है ताकि आपकी मेंटल स्टेट इंडीड। बनी रहे। इंडीड बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज वही मुझे लगता है कि जो लोग ये नहीं कर पाते बैलेंस, वही लोग जो फिर या तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं या फिर एंग्जाइटी या फिर कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। एग्जैक्ट। तो और ये अभी स्लोली स्लोली है ना, विथ विथ टाइम, जैसे हम भी आजू बाजू देखते हैं, तो EQ इज EQ इज मोर पावरफुल देन IQ, आई वुड से। आई क्योंकि एग्री। अभी जो आगे जो जॉब्स भी आने वाले हैं या फिर जो भी जिस तरह की इकोनॉमी भी बन रही है ना, अगर आपका IQ अगर हाई है बट यू आर नॉट, EQ सबका स्टेबल नहीं है, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो ना, तो यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल। भले आपका IQ थोड़ा कम ज्यादा रहे बट योर EQ इज स्टेबल ना, देयर आर मोर चांसेस कि आप कुछ करोगे आगे, पीपल विल सपोर्ट यू और आपके साथ काम करेंगे। आई एग्री। तो ये एक बहुत ही, जैसे आपने बताया कि EQ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। और इट इज अंडररेटेड। बहुत सारे लोगों को अंडररेटेड। पता ही नहीं, दे आर नॉट अवेयर कि यार EQ क्या होता है, किस तरह क्या से होता उसको मैनेज किया जाए। सो राइटली है? सेड यस। कि अगर जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शंस को अगर अवॉइड करना है तो पहले हमें हमें खुद को समझना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस। सेकंड कि बैलेंस करते हुए जो प्रोडक्टिव यस चीज है, साथ ही साथ जो आपकी हॉबीज है, जो आपकी इंटरेस्ट है, उसको भी आपको बनाए रखना है। सो यस। मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज आपने वो सारी चीजें फेस की है, तो प्रीलिम आपने दिया, ठीक है, देन यू अपीयर्ड फॉर मेंस, ठीक है, एंड तो मुझे कितनी बार एक कोई बंदा अपीयर हो सकता है यूपीएससी एग्जाम्स के लिए? तो जैसे भाऊ ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था।
लेकिन द मैक्सिमम लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट इज 6 attempts. Then there are 8 attempts for other categories and 12. So there are multiple factors in that. So minimum 6 हम पकड़ के चलना चाहिए. ओके एंड फिर प्रीलिम देने के बाद मेंस एंड मेंस के बाद इंटरव्यू. Yes. तो इंटरव्यू के ऊपर मैं थोड़ा आपका ज्यादा टाइम लेना चाहूंगा. Yes. लेकिन इसमें एक कैवेट है. अगर आप इंटरव्यू फेल हुए, हाँ, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो इट्स लाइक अ सब्सिडी. तो अगर आप इंटरव्यू फेल हुए तो अगेन फिर से यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम प्रीलिम्स. यस. ओके. हाँ. सो इसमें मतलब अगर मान लो कोई एक एस्पिरेंट है या फिर जो एक जिसने पढ़ाई की है, जिसने एक बार दो बार तैयारी की है और एक लेवल तक पहुंचा हुआ है, इंटरव्यू तक पहुंचा हुआ है, और अगर वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता तो उसके पास ऑप्शंस क्या, फिर क्या बचते हैं उसके पास ऑप्शन? यस यस. तो ये बहुत ही बर्निंग इशू था भाऊ. तो ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो अगेन वो एक नॉर्मल एस्पिरेंट बन जाएगा और उसे फिर से एक न्यू एस्पिरेंट की तरह प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये फिर से तीनों स्टेज क्लियर करने पड़ेंगे. बट द यूपीएससी एंड आई एम थैंकिंग टू द गवर्नमेंट ऑल्सो कि उन्होंने अब जो क्योंकि इंटरव्यू में जो स्टूडेंट्स जाते हैं, जो एस्पिरेंट्स जाते हैं, वो सभी एक लेवल के रहते हैं ऑलमोस्ट. जस्ट उनका डे अच्छा नहीं था या फिर थोड़े बहुत मार्क्स से ही उनका कट ऑफ मिस हो जाता है. तो गवर्नमेंट ने अब बहुत ही अच्छा कदम लिया कि उन्हें भी अदर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में उनको अपॉर्चुनिटीज दिए जा रही है. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनमें भी उन्हीं को लिया जा रहा है. एंड थर्डली अभी गवर्नमेंट ने और भी प्राइवेट सेक्टर्स को साथ टाई अप किया है कि आप ये जो ब्रेन मटेरियल है, आप जो वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अमंग द कंट्रीज इन द लैक्स ऑफ एस्पिरेंट, तो उन्हें भी प्राइवेट कंपनीज भी उन्हें अप्रोच कर रही है एट द मैनेजरियल, डेप्यूटी मैनेजरियल पोस्ट. तो अभी धीरे धीरे सिचुएशन चेंज हो रहा है. ये बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप खाली हाथ नहीं रहोगे. देयर विल बी समथिंग प्रोडक्टिव विथ यू. ये दैट विल बी रियली ग्रेट फॉर ऑल यस. दिस एस्पिरेंट्स. क्या हमने मतलब देखे भी है कि अगर ठीक है एक अटेम्प्ट हो गया, सेकंड अटेम्प्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट हो गया, टैलेंट तो है बंदे के पास, बट समहाउ ही कुड नॉट क्रैक द इंटरव्यू एंड फिर अगेन बैक टू वन स्क्वायर वन हो जाता है एंड फिर वन और द अदर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं लाइफ के प्रति भी. बट अगर बिल्कुल इस सर. तरह से उनको अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो यस दे विल डेफिनेटली एड ऑन एंड कंट्रीब्यूट टू द कंट्रीज इकोनॉमी. तो बिल्कुल सर. इसमें एक कैवेट जोड़ना चाहूंगा मैं कि बहुत बार इट्स नॉट योर जर्नी अलोन. बहुत बार आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. आपके जो आपने पहले शुरुआत में जो कहा था कि कभी कभी फैमिली में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो जाता है और पोवर्टी रहती है, तो इट्स यू यू अलोन और यू अलोन नॉट गिविंग एग्जाम. आई थिंक योर होल फैमिली, योर पूरा होल विलेज यस इज गिविंग एग्जाम विथ यू. तो इसलिए मुझे लगता है ये बहुत ही कमेंडेबल एंड वेलकमिंग स्टेप है यूपीएससी द्वारा कि इंटरव्यू स्टूडेंट्स को भी एक अपॉर्चुनिटी दी जाए. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो डॉक्टर पंकज, एक तो जस्ट मैं जानना चाहूंगा बिकॉज अभी हमने रिसेंटली कुछ महीनों पहले एक मूवी देखी थी 12th फेल, शायद आपने भी देखी होगी. तो उसमें जो एक एपिक सीन दिखाया जाता है, दिखाया गया है इंटरव्यू का, कि वो फर्स्ट अंदर जाता है, देन बाहर आता है, फिर अगेन अंदर जाता है. तो जस्ट मैं जानना चाहूंगा कि आपका इंटरव्यू किस तरह से था एंड अगर आप डिटेल में थोड़ा इसको डिकोड करें या फिर शेयर करें तो हमें भी काफी कुछ पता चलेगा कि क्या होता है उस चार दीवारी के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल सर. सो यूपीएससी का इंटरव्यू देना मतलब सर हर यूपीएससी एस्पिरेंट का एक ड्रीम होता है. तो और मैं फॉर्चुनेट कहूंगा खुद को कि मैंने तीनों अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया है. तो हर बार यस. तो एक हमारे लिए यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए धौलपुर हाउस जो कि इंडिया गेट के पास है, तो ये यूपीएससी का इंटरव्यू का प्लेस है. तो इट्स नियर बाय अराउंड द ऑल सेंट्रल विस्टा एंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स. तो ये सभी का ड्रीम रहता है. तो जो 12th फेल मूवी में दिखाया गया है, आई थिंक इट इज द वन ऑफ द क्लोजेस्ट डिपिक्शन ऑफ इंटरव्यू प्रोसेस. तो सबसे पहले तो आपका सब आईडी चेक होगा, रेटिना चेकअप एंड दैट यू आर एक्चुअल कैंडिडेट. लेकिन वो चार दीवारी के अंदर ना हम मोबाइल ले जा सकते, ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले जा सकते. और हमारा इंटरव्यू होने के बाद हम अपने फ्रेंड से अंदर मिल भी नहीं सकते जो हमारे बाद बचे हुए, ताकि हम अपने क्वेश्चंस इंटरेक्ट ना कर पाए. तो सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस आई थिंक इट इज वंस इन द लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. दो आई एक्सपीरियंस 3 times. तो मुझे लगता है कि सर ये वन ऑफ द बेस्ट
लर्निंग एक्सपीरियंस ऑल्सो, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। तो सर वहाँ 5 जनों का पैनल बैठा रहता है। मेरे पैनल में ऑनरेबल श्री शीलवर्धन से सर थे, जो आईपीएस थे, और बाकी 4 मेंबर्स एकदम एलिट थे। तो सर फर्स्ट टाइम जब मेरा इंटरव्यू हुआ, तो आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड, नॉट जस्ट थेरोटिकली बट मेंटली ऑल्सो। मुझे लगता है कि मैंने खुद के सबकॉन्शियस में एक हवा बना लिया था कि बहुत ही टफ होगा, बहुत ही ये होगा। तो समहाउ आई फेल्ट कि मैं बेस्ट नहीं दे पाया। तो मेरे फ्रेंड्स काफी बोलते थे मुझे, जो एमबीबीएस के, जेएनवी के, कि तू बस प्रीलिम्स और मेंस निकाल, इंटरव्यू तो तू अच्छे से निकाल देगा। क्योंकि आपको भी पता है, स्कूल कैप्टन रहते हुए हमें काफी बार स्पीच एंड इंटरेक्शन करना पड़ता है। लेकिन पता नहीं, कहीं ना कहीं मेरा वो सेल्फ आ नहीं रहा था, बेस्ट जो बोलते हैं अंदर का, वो आ नहीं पा रहा था पिछले 2 अटेम्प्ट में, क्योंकि टाइम भी काफी कम मिला था। जस्ट 1 वीक बाद ही मेरा इंटरव्यू था। और इंटरव्यू डेफिनेटली नॉलेज का भी टेस्ट है, लाइक यू हैव टू बी अवेयर अबाउट ऑल द करंट इश्यूज। फिर मेरा ऑप्शनल एक अलग प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर मेरे एमबीबीएस के क्वेश्चंस, फिर मेरे एरिया के क्वेश्चंस। तो मेरा एक्सपीरियंस इस बार का मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो सबसे पहले तो मैंने एंट्री लिया, तो ऑनरेबल चेयरमैन सर ने मुझे ग्रीट किया, वेलकम किया और बैठने के लिए कहा। तो सर काफी फ्रेंडली थे मेरे साथ, और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल करवाया कि पंकज, हाउ आर यू, क्या आपको कोई स्नैक्स चाहिए, पानी चाहिए। मैंने बोला थैंक यू सर फॉर आस्किंग, बट आई एम ओके नाउ, अगर मुझे लगेगा तो मैं बताऊंगा आपको। तो सर ने सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहे हैं, उन्होंने पूछा कि पंकज, आपको क्या लगता है, जो हमारा जो सोसाइटी है वो क्या फेस कर रहा है, 3 मेजर प्रॉब्लम्स। तो मैंने उन्हें अलग अलग तरह के मल्टी फैक्टोरियल आंसर्स दिए। द फर्स्ट वन वाज, एंड ऑलवेज मैं यूपीएससी एस्पिरेंट को कहना चाहूंगा कि हमेशा एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपना आंसर दे, दैट 1 2 3, और फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली। सो इससे एक स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छा लगता है। तो मैंने कहा उन्हें कि सर डेफिनेटली वन इशू इज ऑफ सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, बी इट ऑन इकोनॉमिक लेवल, फाइनेंशियल लेवल, एंड बी इट ऑन सोसाइटल लेवल ऑल्सो। सेकेंडली मैंने सर को कहा कि जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो चल रहे हैं, बी इट वॉर इन द डिफरेंट रीजन्स, और इंटरनल रिसर्जेंसी इन सम एरियाज, लाइक जो अपना गोंदिया गढ़चिरौली है, वहां पे भी नक्सलिज्म का इशू था। तो और थर्ड इशू, मैंने एज अ डॉक्टर होने के नाते सर को कहा कि जो 60% ऑफ डेथ्स जो हो रही है, तो वो मुझे लगता है सर कि कोमॉर्बिडिटीज लाइक डायबिटीज एंड ओबिसिटी, इनके वजह से बढ़ रही है। तो सर ने अप्रिशिएट किया मुझे। फिर उस वक्त का जो करंट इशू चल रहा था, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, जो एक बैक्टीरिया था, गुलियन बारी सिंड्रोम, तो उसके बारे में पुणे में चल रहा था इशू। तो सर ने मुझे उसके बारे में पूछा। देन स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, माइक टाइसन जो कि वन ऑफ द चैंपियन थे बॉक्सिंग के, उनके बारे में पूछा। एंड सर ने फिर मेरे मेडिकल फील्ड से था, तो वैक्सीन के बारे में पूछा कि हाउ इट इज मेड, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस जो हम फेस कर सकते हैं वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट से। फिर सर ने मैं एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, जिसमें ट्राइबल इश्यूज रहते हैं। तो फिर दूसरे मेंबर जो ऑनरेबल सर थे, शायद डॉक्टर थे, तो सर ने मुझे मणिपुर इशू जो चल रहा था उसके बारे में पूछा, ट्राइब्स के बारे में पूछा, नॉर्थ ईस्ट रीजन के टूरिज्म प्लेसेस के बारे में पूछा, और उनके कल्चर के बारे में पूछा। फिर एक मैम थी सर, तो वो मैम शायद नवोदय की डायरेक्टर थी। तो मैडम ने हम्म। काफी अच्छे सवाल पूछे हम मुझे कि पंकज, तुम नवोदय से हो तो मुझे बताओ, नवोदय क्या तुम्हें लगता है सक्सेसफुल है? तो मैंने मैडम को कहा कि मैम, एक गांव से आया हुआ बच्चा, गोंदिया जैसे, जो कि सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है महाराष्ट्र का, तो आज यहाँ आपके सामने कैपिटल सिटी में बैठ पा रहा है, तो आई थिंक दैट इज ड्यू टू नवोदय ओनली। तो मैडम ने काफी अप्रिशिएट किया उस ग्रेटिट्यूड को मेरे। तो दैट वाज वन क्वेश्चन। देन मैम ने मुझे जो गोंदिया और गढ़चिरौली में डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में पूछा, बीट फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, एंड देन द अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट गिवन टू द पीपल ऑफ गोंदिया एंड गढ़चिरौली। फिर एक सर थे, आर्मी में थे वो, तो सर ने मुझे, उन्होंने कहा कि मैं विदर्भ में काफी बार आ चुका हूँ, तो मेरे वक्त फार्मर सुसाइड्स काफी होते थे, अब कैसा सिचुएशन है। फिर सर ने मुझे समृद्धि एक्सप्रेस वे के बारे में पूछा कि कैसे वो लैंडस्केप चेंज कर रहा है, और कितना फास्ट कम्यूटेशन हो रहा है, एंड हाउ इट कैन बी द गेम चेंजर इन डेवलपमेंट ऑफ विदर्भ एंड मराठवाड़ा। फिर सर ने और मुझे पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी तब थी,
तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा कि हाउ इट विल इम्पैक्ट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड यूएस, हाउ इंडिया शुड नेविगेट। फिर सर ने मुझे और पूछा कि मतलब हाउ डू यू सी दैट डेवलप्ड इंडिया इन 2047, एंड आई डेफिनेटली गिव मेनी वंडरफुल आंसर्स, आई थिंक, बिकॉज सर मुझे बीच बीच में अप्रिशिएट कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे। और भाऊ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ऑनेस्टी को रिवार्ड करते हैं पैनल मेंबर्स। तो मैंने जो कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे सर ने मुझे पूछा था, मुझे याद है कि गुलियन बारी सिंड्रोम, डू यू थिंक पंकज कि जो वुमेन है उनमें कम होता है मेल के कंपैरिजन में? तो मैंने फ्रैंकली बताया सर को कि सर आई एम नॉट एग्जैक्टली अवेयर अबाउट द डिफरेंसेस, बट आई विल श्योरली रीड ऑन दैट। तो मुझे लगता है कि हमें ब्लफ नहीं करना है इंटरव्यू में। तो आई थिंक दिस वाज माय इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट, एंड मैं बाबू आपको कहना चाहूंगा कि आई स्कोर्ड वंडरफुल मार्क्स, 193 मार्क्स, विच आर इन द आउट ऑफ? आउट ऑफ 275। तो जनरली 205 तक हाईएस्ट माने जाते हैं, एंड ओ, लास्ट लास्ट टाइम मेरे 150 ही थे। तो आई इम्प्रूव्ड 193, तो विच आर इन वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेक्ट्रम माना जाता है। तो आई एम थैंकफुल टू द यूपीएससी दैट दे फाइनली गिव मी माय रिडेम्पशन चांस आफ्टर 2 डिबेकल्स। सो इंटरव्यू का जो स्कोर है आउट ऑफ 275, इज इट द फाइनल वन, और मेंस के बेस में कुछ कोलैबोरेट होते हैं? यस यस एग्जैक्टली एज यू सेड, मेंस एंड इंटरव्यू का एग्रीगेट बनेगा, हाँ, और ओके, प्रीलिम्स जस्ट क्वालिफाइंग। ओके, मेंस एंड इंटरव्यू का यस। कोलैबोरेट। ओके, एंड नाउ जैसे आपने इंटरव्यू दिया, देन रिजल्ट्स आने के बाद, सो दे विल लिस्ट डाउन द रैंकिंग्स, ठीक है? रैंकिंग हुई, उसके बाद का क्या प्रोसेस? सर उसके बाद रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले तो हमारा पुलिस वेरिफिकेशन होगा, जो कुछ हमारा बैकग्राउंड है वो सब चेक होगा, हमारे इनकम रिसोर्स चेक होंगे, एंड आई थिंक देन मेडिकल सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रोल प्ले करता है, क्योंकि काफी बार मेडिकल कलर ब्लाइंडनेस की वजह से आईपीएस में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं लोग, एंड हाइट, देन योर चेस्ट, एंड इफ हमें कोई डिसेबिलिटी रही या हमें कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रहा, तो वो सब स्क्रूटिनी होता है। तो यही एक मोटे मोटे सतही तौर पर आफ्टर रिजल्ट होता है। ओके, एंड फिर वंस यू गेट, फिर आपको जो आपकी जो भी, अभी आप आई थिंक आप उसी फेज में हो कि आपका अभी क्वालिफिकेशन सब कुछ हो चुका है, एंड यू विल यस। गेट ज्वाइनिंग, राइट? आईएएस, यस, ज्वाइनिंग ट्रेनिंग, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी हमारी। ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। यस सो ट्रेनिंग कहाँ पे होने वाली है आपकी? यस यस। तो सर ट्रेनिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं प्लेस, मस, मसूरी। यस मसूरी। एग्जैक्टली एज यू राइटली सेड। तो लबासना लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ हमारी ट्रेनिंग होगी, लगभग ये 10 महीने चलेगी, आईएएस जो है उनकी, और 3.5 महीने सभी स्टूडेंट्स की सेम रहेगी। आईएएस, आईआरएस, आईआरटीएस रेलवेज के हैं, फॉरेन है। और फिर 3.5 महीने बाद जो बाकी सर्विसेज है वो बाइफरकेट होंगे, जैसे आईपीएस वाले हैदराबाद में जाएंगे, इनकम टैक्स आईआरएस रेवेन्यू सर्विस नागपुर में आएंगे, कस्टम्स जो सर्विस है वो ऑफिसर्स पाला समुद्रम में जाएंगे, फॉरेन एम्बेसिडर्स जो बनेंगे वो दिल्ली ऑनरेबल मैम सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट के नाम से वहां जाएंगे, और जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स है वो वहीं पे मसूरी में अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें सर बहुत एलिमेंट्स रहते हैं, जैसे मैंने सुना है कि भारत दर्शन एक काफी ब्यूटीफुल फेज रहता है, जिसमें सभी जो ऑफिसर ट्रेनीज है उन्हें लगभग 45 दिन तक भारत के हर स्टेट को विजिट करवाया जाता है। उन्हें अलग अलग जो प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, जैसे इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, उसके बारे में दिखाया जाता है। कोई अगर फार्मर है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, तो उनके बारे में उन्हें केस स्टडीज प्रैक्टिकली दिखाई जाती है कि वो हमें आगे जाके अपने करियर में इम्प्लीमेंट करना है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ग्रेट, ग्रेट। हम चाहेंगे अगर आपको कभी फ्यूचर में, बिकॉज अभी आप ज्वाइन करोगे, आपने अभी फिलहाल अंदर से नहीं देखा है, इन यस फ्यूचर कभी आप चांस मिले, बिकॉज वंस यू ज्वाइन तो आपको बहुत कम चांस है कि आपको अपना फ्री टाइम मिले हमारे साथ बात करने के लिए। बट हाँ, फ्यूचर में कभी मिले तो हम डेफिनेटली। जानना चाहेंगे कि आईएएस बनने के बाद की जर्नी किस तरह से होती है। श्योर श्योर। बिकॉज डेफिनेटली ब्रो। सुपरफिशियल फेस पे हमें लगता है कि हाँ यार, कलेक्टर तो जिला चला रहा है, बट यस जिला चलाने का मतलब क्या होता है? यस एक कलेक्टर होता है जो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, बट देन देयर आर सम
जैसे इन मुंबई आयुक्त वगैरह वगैरह, आयुक्त, ये कमिश्नर, सेक्रेटरीज, कमिश्नर, मंत्रालय, तो बहुत वास्ट ये होती है, यस, कैनवास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ा। यस, तो अगर जब भी आपको फ्यूचर में जब भी आप सर्विस में रहोगे एंड ये टाइम, तो हम चाहेंगे आपसे वापस से बात करने के लिए। डेफिनेटली। अगेन बस कमिंग बैक इसमें टू मैं दिस। एक जोड़ना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा है यहाँ पे कि लोगों को लगता है कि जस्ट दिस सी द रॉयल एंट्री यूट्यूब पे देख लेते हैं या फिर जो सिक्योरिटी देख लेते हैं, बट मुझे लगता है वो मोटिवेशन काफी सुपरफिशियल है, तो वो लॉन्ग स्टैंडिंग मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि ये तो बाहर का हमें दिखता है लेकिन अंदर काफी चैलेंजेस है। रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है, वी हैव टू हैंडल द सिचुएशन, बी इट रियॉट्स, डिजास्टर। तो अभी तो मैं एस्पिरेंट से ऑफिसर ट्रेनी हूँ, लेकिन जब फील्ड पे उतरूंगा तो मैं जो मेरे फ्यूचर एस्पिरेंट्स फ्रेंड्स हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि जो आपका डिसीजन है वो बस आप इस बेसिस पे ना ले कि यूट्यूब और सोशल मीडिया पे जो रील्स देखे उसके भरोसे पे। आपको अंदर से जानना पड़ेगा कि चैलेंजेस क्या है, एक वर्क कैनवास क्या है, ब्रॉडर एस्पेक्ट्स क्या है, तभी जाके आप यूनियन यूपीएससी के एग्जाम दे और आगे बढ़े अपने करियर में। जैसे अगर आपको शायद अगर आपको पता हो तो, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सी ऑफ जिला परिषद जैसा आपने बताया, और एक आईएएस, तो क्या दोनों की लेवल सेम होती है? बोथ आर आईएएस ऑफिसर्स? Yes, sir. Both are IS officer. So designation is IS officer. ओके, सर्विस इज IS ऑफिसर। बट सीईओ जो सर रहेंगे वो सर्विस के कुछ साल बाद बनेंगे, 2-3 साल बाद। इनका धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज होगा और आफ्टर सर्टेन ईयर्स सीईओ शिप के बाद फिर कलेक्टरशिप नॉर्मली दी जाती है। ओके। और जो सचिव रहते हैं, सेक्रेटरीज रहते हैं मिनिस्ट्रीज में, मंत्रालय में, हाँ, तो वो और काफी 15-20 साल बाद फिर मंत्रालय में पॉलिसी लेवल पे एंट्री होगी। ओके। जितने भी जितनी बड़ी आप एक ये होगी क्या, आपका ओहदा होगा या फिर पोस्ट होगी, उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो क्या आपको उसका एहसास अभी आ रहा है, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है? टू बी फ्रैंकली, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा अंदाजा है लेकिन पूरी तरह से शायद अभी तो मेरी जर्नी की शुरुआत है, तो मैं एक लर्निंग फेज में ही हूँ। लेकिन यस, मुझे इतना अंदाजा है कि दैट विल बी वन ऑफ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पोस्ट वॉट एवर इट विल बी, एंड आई हैव टू गिव माई 100%। ओके। और एक जानना चाहूंगा कि हाउ योर पेरेंट्स आर रिसीविंग इट, यस, तो बिकॉज सर ये चारों तरफ से, चाहे वो फैमिली से हो, रिलेटिव से हो, फ्रेंड सर्कल से हो, सोसाइटी से हो, हर तरफ से उनको उनको मैसेजेस, कॉल्स या फिर अप्रिशिएशन आ रहा होगा। हर दिन कुछ ना कोई नया बंदा मिल रहा होगा। सो हाउ दे आर, उसको डाइजेस्ट किस तरह से कर रहे हो? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बहुत ही इमोशनल मोमेंट रहा है, ना सिर्फ मेरे लिए बट स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे फैमिली के लिए। तो मेरी मम्मी तो हमेशा प्रे करते रहती थी मेरे इंटरव्यू के वक्त, मेरे मेंस एग्जाम के वक्त। मेरे मुझे याद भी नहीं कि मेरे मम्मी ने कितनी पूजा और ये की होगी। तो हमेशा उसका एक ही विश रहता था कि पंकज का जो ड्रीम है वो पूरा हो जाए। तो जब 2 बार नहीं हुआ था तो काफी अपसेट मोमेंट था, लेकिन फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस, बाय पहले पेरेंट्स ब्लेसिंग्स, जो मैंने अचीव किया सर, तो मुझे मेरे से ज्यादा खुशी मेरे पेरेंट्स को है, मेरे माँ बाप को है। और जो आपने कहा तो उनको, उन्हें काफी प्राउड फील होता है कि जब उन्हें पूछते हैं मेरे बारे में, और जो नए नए पीपल आते, लोग आते हैं हमसे मिलने, तो उन्हें काफी खुशी होती है। फिर एक जो उनका जो सम्मान है वो भी समाज में काफी अ, Obviously. उसे एक अलग, डेफिनेटली इट हैज इंक्रीज। तो आई थिंक आई हैव डेफिनेटली ट्राई टू मेक देम प्राउड। और मेरे जिंदगी का ये सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा। तो यस, पर मेरे पेरेंट्स बहुत सिंपल है सर, उन्हें मतलब ज्यादा मतलब ये नहीं है, मतलब पहली बात तो खुशी है, एक समाधान जे मन तो मराठी, उन्हें काफी समाधान है कि हमारे बेटे ने जो उसका ड्रीम था वो अचीव कर लिया। तो सबसे बड़े खुशी तो है, एक्साइटमेंट है, लेकिन ऐसा समाधान है कि एक संतुष्टि है कि हमारे बेटे ने उसका जो सपना था वो पूरा कर लिया। तो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स।
ओके, ग्रेट। यूपीएससी को इस तरह से देखा जाता है कि इट्स अ वन वे, दिस इट्स हाईवे और माई वे। यस यस, ट्रू, सो कंप्लीटली। सो इट्स अ हाईवे और माई वे कि एक बार अगर आप घुस गए, तो अच्छा। या तो आप यू यस कैन यू यस, विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स, ट्रू फिर ट्रू। आप अगर नहीं कर पाए, नहीं झेल पाए, यस ट्रू। जो सेटबैक लगेगा आपको, नहीं कर पाए, तो आप एकदम नीचे आ यस जाओगे। यस यस, जैसे आपने बताया कि सांप सीढ़ी का खेल है, सीधा बिल्कुल सर। 99 से आप बैक टू स्क्वायर वन आ जाओगे। सो इस समय ये सब इतने चैलेंजेस पता होने के बावजूद हमारा माइंडसेट, या फिर इस रास्ते को चुनने के वक्त हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए? सर ये बहुत ही दिल के करीब का क्वेश्चन आपने पूछा है। तो जो माइंडसेट चाहिए सर, मुझे लगता है सबसे पहले तो वॉरियर माइंडसेट चाहिए। कि वी आर गोइंग इनटू द बैटल, तो हमें ये बैकअप माइंड रखना चाहिए कि बी रेडी फॉर द बेस्ट जो मिलेगा, लेकिन ये बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट ऑल्सो, दैट इट माइट हैपन टू मी। और बिकॉज और भी काफी लाखों एस्पिरेंट्स के साथ हुआ है, तो मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है 0.001%। ओनली सक्सेसफुल है 99%। श्योर है बाय स्टैटिस्टिकली कि यू आर गोइंग टू लूज। तो बैकअप माइंड हमें प्रिपेयर्ड रहना है। सेकेंडली, इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हें फोर्स नहीं करना है कि बेटा तू यही कर। तो मेरे मॉम डैड का ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि जब मैं लो मोमेंट में रहता था, मेरा जब इतने फाइनल स्टेज पे जाके नहीं हो रहा था, तो उनका यही कहना था कि पंकज तू कर, तुझे इच्छा है तो कर, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, तू डॉक्टर है, वहीं पे मस्त प्रैक्टिस अपन करेंगे, क्योंकि उससे भी सोशल सर्विस हो सकती है और काफी अच्छा एक जॉब है, प्रेस्टिजियस सर्विस है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है पेरेंट्स का रीएश्योरेंस था मुझे। अ, लेकिन अभी मैं पर्सनल लेवल पे अगर जाऊँ, तो मुझे लगता है कि माइंडसेट सर, एक ओलंपिक एथलीट को हमें याद रखना पड़ेगा कि उसेन बोल्ट है, भले ही वो 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर दौड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी लगभग 20 सालों की मेहनत है, जो उसने ग्रेजुअल इंक्रीमेंट किया है। माइकल फेल्प्स, जिसने ही इज द हाईएस्ट गोल्ड मेडल विनर इन द मोस्ट ओलंपिक हिस्ट्री। डेकोरेटेड एथलीट इन द ओलंपिक। एग्जैक्टली, तो उन्होंने अपने ट्रेनिंग के दौरान एक भी दिन ब्रेक नहीं लिया था। तो वो तो एक्सट्रीम हो गया, बट उनसे हमें कैविएट्स लेने, इंसाइट्स लेने, लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विराट कोहली। तो ये मुझे लगता है स्पोर्ट पर्सन से हमें सीखना पड़ेगा कि एक माइंड सेट क्या होना चाहिए। क्योंकि सर, टू बी फ्रैंक, एग्जाम इज ब्रूटल, इट्स रूथलेस। तो समवेयर आपको 90% नहीं, 100% ही देना पड़ेगा। मतलब आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते कि ओके आई विल बी चिल्ड दिस टाइम, नो। आप, क्योंकि आपके पीछे जो, तो नॉट जस्ट यूपीएससी सर, इट्स ट्रू रिगार्डिंग एवरी एग्जाम। फिर वो नीट रहे, जेई रहे, या फिर इसरो रहे, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या फिर चाइना की एक वाइबो नाम से एग्जाम होती है विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट। तो आई थिंक योर माइंडसेट शुड बी लाइक अ वॉरियर, लाइक अ एथलीट। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। जैसे सर मेंस के लिए हमें लिखना है, तो मैंने लगभग 20 से 30 पेपर लिखे थे, क्योंकि एक कोट है सर ब्रूस ली का कि इफ यू इफ यू स्वेट मोर इन पीस, यू विल ब्लीड लेस इन वॉर। सो आई थिंक दैट शुड बी द मंत्रा। तो मुझे लगता है, और थर्डली मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी का एंगल हमें डेफिनेटली चाहिए कि व्हेन जब हम स्लीप करके जा रहे हैं आफ्टर ग्राइंडिंग फॉर होल डे, तो आई थिंक दैट सेटिस्फैक्शन, दैट कम्युनिकेशन विद सेल्फ, आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ईक्यू हमने कहा था। तो आई थिंक माइंड सेट शुड बी लाइक दैट। तो आई थिंक दैट कंक्लूड माई डिस्कशन ऑन दिस। ग्रेट। एक लास्ट सवाल, श्योर श्योर। आपको डॉक्टर पंकज पटले कहा जाएगा या आईएएस पंकज पटले कहा जाएगा? सर आई थिंक हैविंग डॉक्टर प्रीफिक्स, डेफिनेटली तो मुझे लगता है डॉक्टर पंकज पटले आईएएस ही कहा जाएगा। क्योंकि जो इससे पहले मेरे जो इंस्पिरेशन थे, वन ऑफ द बीट डॉक्टर संजय मुखर्जी सर, डॉक्टर संजय शर्मा सर, और नागपुर के कलेक्टर है डॉक्टर विपिन ईटनकर सर, आईएएस। तो आई थिंक डॉक्टर डेजिग्नेशन गिव्स दैट एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इमोशनल क्वेश्चन ऑल्सो, एंड आई थिंक दैट प्रीफिक्स इज द जेवल in my name. So I'm proud of that. ओके, ग्रेट। सो डॉक्टर पंकज, एक, जैसे हम लोग, बिकॉज वी आर बिलोंग टू सेम एरिया, तो उस एरिया से आके 6 क्लास में Yeah. एडमिशन लेता है एक बच्चा, 6 क्लास से होते हुए 7th 8th सीनियर्स को देखते हुए Yes. एस्पायर करता है कि मैं भी मेडिकल में डॉक्टर बनूंगा, Yes.
और फिर धीरे धीरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते करते स्कूल कैप्टन बनता है, देन हम्म, 12th पास करता है, नीट एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनता है, और उसी दौरान एक सोच, एक बीज बोता है दिमाग में कि मुझे आईएएस बनना है, और विथ टाइम फर्स्ट फेल हो गया, सेकंड थर्ड में अचीव कर पाता है। एंड वो अचीव करने के बाद भी आप जिस तरह से आप बात करते हो, यू बिकॉज आपसे बात करते समय और बैकएंड में भी जो आपके मेंटर्स थे उनको आप नहीं भूले हो, आप बार बार उनका नाम लेते हो। आई रियली लाइक्ड योर एटीट्यूड, जिस तरह से आप डाउन टू अर्थ हो, द वे यू टॉक टू पीपल, काफी कम लोगों में ये पाया जाता है, ठीक है। एंड आई आई बिलीव कि यही आपकी जो फैमिली की वैल्यूज है, जो आपके बात करने में झलकती है, आपके बिहेवियर में झलकती है। एंड आई विश कि आप ऐसे ही रहो। आई नो कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी, तब आपका, यस ऑब्वियसली समटाइम्स यू विल बी टफ, समटाइम्स यू विल बी सॉफ्ट, यस, तो वो चेंज होगा, बट बैक ऑफ द माइंड आई वुड से कि ये हम कहाँ से आए हुए हैं, यस, ये हमेशा ध्यान रहे। श्योर, और आई विश यू वेरी वेरी बेस्ट लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। कुछ यस, ही दिनों में आप ज्वाइनिंग करने वाले हो, एंड आई वुड से कि यू 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 विल नॉट, आई वुड से क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं होगा कि हम कितने प्राउड है, कितने कितने प्राउड है, ठीक है। हम थैंक यू सो कितने मच। लोगों को बताते हैं यस कि यस यार, हम हमारा हमारा भाई आईएएस बना है। यस, ओके, तो थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट भाऊ, सच में। यस, एंड जब भी बात आती है तो हम बहुत प्राउडली आपका नाम लेते हैं, लोगों को बताते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ये सारे इंसाइट्स देने के लिए। इसके आई होप कि ये कन्वर्सेशन से काफी पेरेंट्स को भी ये समझ में आया होगा कि सिर्फ ये कहने से नहीं होगा कि यार कलेक्टर बन जा, यूपीएससी की तैयारी कर। देयर इज अ लॉट मोर टू अंडरस्टैंड बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स को भी बहुत सारी चीजें यस, समझनी होगी, समझनी पड़ेगी। समझनी पड़ेगी यस, कि व्हाट एग्जैक्टली चाइल्ड गोज थ्रू। गोस सिंपल ये थ्रू। नहीं होता कि यार रजिस्ट्रेशन कर लिया, पढ़ाई स्टार्ट कर लिया, कोचिंग नो, लगा दिया, इससे नहीं होता। नहीं, डेफिनेटली। लॉट मोर जिससे बच्चा गुजरता है, यस, एंड क्या हमारा बच्चा उसके लिए तैयार भी है, वो भी पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो इसी नोट पे हम हमारा ये संवाद समाप्त करते हैं, एंड आई थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। यस, एंड अभी से मैं आपसे कमिटमेंट लेना चाहूंगा कि जब भी आप फील्ड पे रहो और आपको टाइम मिले, सो विल मीट यू अगेन। शायद कुछ बड़ी जगह पे हम मिले, नया डेफिनेटली, स्टूडियो। श्योर, श्योर, डेफिनेटली। यस, एंड लास्टली मैं भी कंक्लूड करना चाहूंगा कि थैंक यू गौरव भाऊ, यू आर माय सीनियर, लाइक अ बिग ब्रदर इन नवोदय विद्यालय। सो मैं आपको भी थैंक यू करना चाहूंगा। आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी आपके प्लेटफॉर्म पे, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इंडिवर्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो थैंक यू वंस अगेन। चलो, थैंक यू।